इंसान कहता है पैसा आएगा तो काम करेंगे, लेकिन पैसा कहता है पहले कुछ करो तो फिर मैं आऊँगा। मैं राहुल और आज चर्चा करेंगे पैसे पर, क्योंकि कहा गया है पैसे को सही से संभाला न जाए तो बहुत दर्द देता है। तो आज हम इसी से संबंधित बुक रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखित रिच डैड पुअर डैड बुक की ऑडियो समरी पढ़ेंगे। दोस्तों, आप इस किताब को 10 भागों में सुन सकते हैं। ये किताब 10 अध्याय में बनाया गया है, जिसमें 6 महत्वपूर्ण सीख आपको मिलने वाली है। तो हम इस बुक को 10 अध्याय में ऑडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं और आप इसे आसानी से सुन सकते हैं, क्योंकि कहा गया है ज़िंदगी में अगर सफल होना है तो किताब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, हम लोग किताब को सही से नहीं पढ़ पाते क्योंकि हमारे पास समय नहीं होता। उसी का विकल्प आपके लिए हम लेकर आए हैं पूरी बुक का ऑडियो समरी। दोस्तों, इस बुक की पूरी ऑडियो आपको 10 लेसन में मिलने वाली है। तो आज हम लोग सबसे पहला लेसन की शुरुआत करेंगे, जो है प्रस्तावना, यानी इसकी बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि क्या स्कूल बच्चों को असली ज़िंदगी के लिए तैयार करता है? मेरी मम्मी डैडी कहते थे मेहनत से पढ़ो और अच्छे नंबर लाओ, क्योंकि ऐसा करोगे तो एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाएगी। उनके जीवन का लक्ष्य यही था कि मेरी बड़ी बहन और मेरे कॉलेज की शिक्षा पूरी हो जाए। उनका मानना था कि अगर कॉलेज की शिक्षा पूरी हो गई तो हम जिंदगी में ज़्यादा कामयाब हो सकेंगे। जब मैंने 1976 में अपना डिप्लोमा हासिल किया, मैं फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में अकाउंटिंग में ऑनर्स के साथ ग्रेजुएट हुई और अपनी कक्षा में काफ़ी ऊंचे स्थान पर रही। तो मेरे मम्मी डैडी का लक्ष्य पूरा हो गया था। यह उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मास्टर प्लान के हिसाब से मुझे एक बिग एट अकाउंटिंग फर्म में नौकरी भी मिल गई। अब मुझे उम्मीद थी एक लंबे करियर और कम उम्र में रिटायरमेंट की। मेरे पति माइकल भी इसी रास्ते पर चल रहे थे। हम दोनों ही बहुत मेहनती परिवार से आए थे, जो बहुत अमीर नहीं थे। माइकल ने ऑनर्स के साथ ग्रेजुएशन किया था, एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहली बार इंजीनियरिंग के रूप में और फिर लॉ स्कूल से। उन्हें जल्दी ही पेटेंट लॉ से विशेषता रखने वाली वाशिंगटन डीसी की एक मानी हुई लॉ फर्म में नौकरी मिल गई और इस तरह उनका भविष्य भी सुनहरा लग रहा था। उनके करियर का नक्शा साफ था और यह बात तय थी कि वह भी जल्दी रिटायर हो सकते थे। हालांकि हम दोनों ही अपने करियर में सफल रहे, परंतु हम जो सोचते थे हमारे साथ ठीक वैसा ही नहीं हुआ। हमने कई बार नौकरियां बदली, हालांकि हर बार नौकरी बदलने का कारण सही थे, परंतु हमारे लिए किसी ने भी पेंशन योजना में निवेश नहीं किया। हमारे रिटायरमेंट फंड हमारे खुद के लगाए पैसे से ही बढ़ रहे थे। हमारी शादी बहुत सफल रही है और हमारे 3 बच्चे हैं। उनमें से 2 कॉलेज में हैं और तीसरा अभी हाई स्कूल में गया ही है। हमने अपने बच्चे को सबसे अच्छी शिक्षा दिलाने में बहुत सा पैसा लगाया। 1996 में एक दिन मेरा बेटा स्कूल से घर लौटा। स्कूल से उसका मोह भंग हो गया था। वह पढ़ाई से ऊब चुका था। मैं उन विषयों को पढ़ने में इतना ज़्यादा समय क्यों बर्बाद करूं जो असल ज़िंदगी में मेरे कभी काम नहीं आएंगे। उसने विरोध किया। बिना सोचे विचारे ही मैंने जवाब दिया, क्योंकि अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं आए तो तुम कभी कॉलेज नहीं जा पाओगे, चाहे मैं कॉलेज जाऊं या ना जाऊं। उसने जवाब दिया, मैं अमीर बनकर दिखाऊंगा। अगर तुम कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुए तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। मैंने एक माँ की तरह चिंतित और आतंकित होकर कहा, बिना अच्छी नौकरी के तुम किस तरह अमीर बनने के सपने देख सकते हो? मेरे बेटे ने मुस्कुराकर अपने सिर को बोरियत भरे अंदाज में हिलाया। हम यहाँ चर्चा पहले भी कई बार कर चुके थे। उसने अपने सिर को झुकाया और अपनी आंखें घुमाने लगा। मेरी समझदारी भरी सलाह एक बार फिर उसके कानों के भीतर नहीं गई थी। हालांकि वह स्मार्ट और प्रबल इच्छा शक्ति वाला युवक था, परंतु वह नम्र और शालीन भी था। मम्मी, उसने बोलना शुरू किया और भाषण सुनने की बारी अब मेरी थी।
समय के साथ चलिए, अपने चारों तरफ देखिए, सबसे अमीर लोग अपनी शिक्षा के कारण इतने अमीर नहीं बने। मैं माइकल जॉर्डन और मैडोना को देखिए, यहाँ तक कि बीच में ही हार्वर्ड छोड़ देने वाले बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट कायम किया। आज वे अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्ति हैं और अभी उनकी उम्र भी 30 से 40 के बीच की है। और उसे बेसबॉल पिचर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जो हर साल 25 लाख डॉलर से ज़्यादा कमाता है, जबकि उस पर दिमागी तौर पर कमज़ोर होने का लेबल लगा हुआ है। हम दोनों काफ़ी समय तक चुप रहे। अब मुझे यह समझ में आने लगा था कि मैं अपने बच्चे को वही सलाह दे रही थी जो मेरे माता पिता ने मुझे दी थी। हमारे चारों तरफ की दुनिया बदल रही थी, परंतु हमारी सलाह नहीं बदली थी। अच्छी शिक्षा और अच्छे ग्रेड हासिल करना अब सफलता की गारंटी नहीं रह गए थे, और हमारे बच्चे के अलावा यह बात किसी को समझ में नहीं आई थी। मम्मी, उसने आगे कहा, मैं डैडी और आपकी तरह काफ़ी मेहनत नहीं करना चाहता। आपको काफ़ी पैसा मिलता है और हम एक शानदार मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से कीमती सामान हैं। अगर मैं आपकी सलाह मानूंगा तो मेरी हाल भी आप ही की तरह होगा। मुझे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ताकि मैं ज़्यादा टैक्स भर सकूं और कर्ज में डूब जाऊं। वैसे भी आज की दुनिया में नौकरी की सुरक्षा बची नहीं है। मैं यह जानता हूं कि छोटे और सही आकार की फर्म कैसी होती है। मैं यह भी जानता हूं कि आज के दौर में कॉलेज के स्नातकों को कम तनख्वाह मिलती है, जबकि आपके ज़माने में उन्हें ज़्यादा तनख्वाह मिला करती थी। डॉक्टरों को देखिए, वो अब उतना पैसा नहीं कमाते जितना पहले कभी कमाया करते थे। मैं जानता हूं कि मैं रिटायरमेंट के लिए सामाजिक सुरक्षा या कंपनी पेंशन पर भरोसा नहीं कर सकता। अपने सवालों के मुझे नए जवाब चाहिए। वह सही था, उसे नए जवाब चाहिए थे, और मुझे भी। मेरे माता पिता की सलाह उन लोगों के लिए सही हो सकती थी जो 1945 के पहले पैदा हुए थे, पर यह उन लोगों के लिए विनाशकारी साबित हो सकती थी जिन्होंने तेजी से बदल रही दुनिया में जन्म लिया था। अब मैं अपने बच्चों से यह सीधी सी बात नहीं कह सकती थी, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड हासिल करो और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करो। मैं जानती थी कि मुझे अपने बच्चों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिए नए तरीकों की खोज करनी होगी। एक माँ और एक अकाउंटेंट होने के नाते मैं इस बात से परेशान थी कि स्कूल में बच्चे को धन संबंधित शिक्षा या वित्तीय शिक्षा नहीं दी जाती है। हाई स्कूल ख़त्म होने से पहले ही आज के युवाओं के पास अपना क्रेडिट कार्ड होता है। यह बात अलग है कि उन्हें कभी धन संबंधित पाठ्यक्रम में भाग नहीं लिया होता है, और उन्हें यह भी नहीं पता होता कि इसे किस तरीके से यूज करना है, निवेश किया जाता है। इस बात का ज्ञान तो दूर की बात है कि क्रेडिट कार्ड पर चक्रवृद्धि ब्याज की गणना किस तरह की होती है। इसे आसान भाषा में कहे तो उन्हें धन संबंधित शिक्षा नहीं मिलती, और यह ज्ञान भी नहीं होता कि पैसा किस तरह काम करता है। इस तरह वो इस दुनिया का सामना करने के लिए कभी तैयार नहीं हो पाते जो उनका इंतजार कर रही है। एक ऐसी दुनिया जिसमें बचत से ज़्यादा खर्च को महत्व दिया जाता है। जब मेरी सबसे बड़ा बेटा कॉलेज के शुरुआती दिनों में अपने क्रेडिट कार्ड को लेकर कर्ज में डूब गया था, तो मैंने उसके क्रेडिट कार्ड को नष्ट करने में उसकी मदद की थी। साथ ही मैं ऐसी तरकीब भी खोजने लगी जिससे मेरे बच्चे में पैसे की समझ आ सके। पिछले साल एक दिन मेरे पति ने मुझे अपने ऑफिस से फ़ोन किया। मेरे सामने एक सज्जन बैठे हैं और मुझे लगता है कि तुम उनसे मिलना चाहोगी। उन्होंने कहा, उनका नाम रॉबर्ट कियोसाकी है। वह एक व्यावसायिक और निवेशक है तथा वो एक शैक्षणिक उत्पाद का पेटेंट करवाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि तुम इसी चीज़ की तलाश कर रही थी जिसकी मुझे तलाश थी। मेरे पति माइकल रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा बनाए जा रहे नए शैक्षणिक
उत्पाद कैश फ्लो से इतने प्रभावित थे कि उन्होंने उसके परीक्षण में हम बुलवा लिया। यह एक शैक्षणिक खेल था। इसलिए मैंने स्थानीय विश्वविद्यालय में पढ़ रही अपनी 19 वर्षीय बेटी से भी पूछा कि क्या वह मेरे साथ चलेगी, और वह तैयार हो गई। इस खेल में हम लगभग 15 लोग थे जो 3 समूहों में विभाजित। माइकल सही थे। मैं इसी तरह के शैक्षणिक उत्पाद की खोज कर रही थी। यह किसी रंगीन मोनोपोली बोर्ड की तरह लग रहा था जिसके बीच में एक बड़ा सा चूहा था, परंतु मोनोपोली से यह इस तरह अलग था कि इसमें 2 रास्ते थे, एक अंदर और दूसरा बाहर। खेल का लक्ष्य था अंदर वाले रास्ते से बाहर निकलना, जिसे रॉबर्ट चूहा दौड़ कहते थे, और बाहरी रास्ते पर पहुंचना या तेज रास्ते पर जाना। रॉबर्ट के मुताबिक तेज रास्ता हमें यह बताता है कि असल जिंदगी में अमीर लोग किस तरह पैसे का खेल खेलते हैं। रॉबर्ट ने हमें चूहा दौड़ के बारे में बताया। अगर आप किसी भी औसत रूप से शिक्षित, कड़ी मेहनत करने वाले आदमी की जिंदगी को देखें तो उसमें आपको एक सा ही सफ़र दिखेगा। बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, माता पिता खुश हो जाते हैं क्योंकि बच्चे को स्कूल में अच्छे नंबर मिलते हैं और उसका दाखिल कॉलेज में हो जाता है। बच्चा स्नातक होता है और फिर योजना के अनुसार काम करता है। वह किसी आसान, सुरक्षित नौकरी या कैरियर की तलाश करता है। बच्चे को ऐसा ही काम मिल जाता है, शायद वह डॉक्टर या वकील बन जाता है, या वह सेना में भर्ती हो जाता है, या फिर वह सरकारी नौकरी करने लगता है। बच्चे पैसा कमाने लगता है, उसके पास थोक में क्रेडिट कार्ड आने लगते हैं, और अगर अब तक उसने खरीदारी करना शुरू नहीं किया है तो अब जमकर खरीदारी शुरू हो जाती है। खर्च करने के लिए पैसे पास में होते हैं तो वह उन जगहों पर जाता है जहां उसकी उम्र के ज़्यादातर नौजवान जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, डेटिंग करते हैं और कभी कभार शादी भी कर लेते हैं। जब जिंदगी में मज़ा आ जाता है, क्योंकि आजकल पुरुष और महिलाएं दोनों नौकरी करते हैं, 2 तनख्वाह वाले बहुत सुखद लगती हैं। पति पत्नी दोनों को लगता है कि उनकी जिंदगी सफल हो गई। उन्हें अपना भविष्य सुनहरा नजर आता है। अब वो घर, कार, टेलीविज़न खरीदने का फैसला करते हैं, छुट्टियां मनाने कहीं चले जाते हैं, और फिर उनके बच्चे हो जाते हैं। बच्चों के साथ उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। खुशहाल पति पत्नी सोचते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। उनका करियर अब उनके लिए पहले से ज़्यादा मायने रखता है। वो अपने काम में ज़्यादा मेहनत करने लगते हैं ताकि उन्हें प्रमोशन मिल जाए या उनकी तनख्वाह बढ़ जाए। तनख्वाह बढ़ती है, पर उसके साथ ही दूसरा बच्चा पैदा हो जाता है। अब उन्हें एक बड़े घर की ज़रूरत महसूस होती है। वो नौकरी में और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, बेहतर कर्मचारी बन जाते हैं और ज़्यादा मन लगाकर काम करने लगते हैं। ज़्यादा विशेषता हासिल करने के लिए वो एक बार फिर किसी स्कूल में जाते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सकें। हो सकता है कि वो दूसरा काम भी खोज लें। उनकी आमदनी बढ़ जाती है, परंतु उस आमदनी पर उन्हें इनकम टैक्स भी चुकाना पड़ता है। यही नहीं, उन्हें जो बड़ा घर खरीदा है उस पर भी टैक्स देना होता है। उसके अलावा उन्हें सामाजिक सुरक्षा का टैक्स तो चुकाना ही है। इसी तरह बहुत से टैक्स चुकाते चुकाते उनकी तनख्वाह चुक जाती है। वो अपनी बढ़ी हुई तनख्वाह लेकर घर आते हैं और हैरान होते हैं कि इतना सारा पैसा आखिर कहाँ चला जाता है। भविष्य के लिए बचत के हिसाब से वो कुछ म्यूचुअल फंड भी खरीद लेते हैं और अपने क्रेडिट कार्ड से घर का किराना खरीदते हैं। उनके बच्चे की उम्र अब 5 या 6 साल हो जाती है। यह चिंता भी उन्हें सताने लगती है कि बच्चे के कॉलेज की शिक्षा के लिए भी बचत जरूरी है। उनके साथ ही उन्हें
अपने रिटायरमेंट के लिए पैसा बचाने की चिंता भी सताने लगती है। 35 साल पहले पैदा 35 साल पहले पैदा हुए इस खुशहाल दंपति अब अपनी नौकरी की बाकी दिन चूहा दौर में फंसकर बिताते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिक के लिए काम करते हैं, सरकार को टैक्स चुकाने के लिए काम करते हैं और बैंक में अपनी गिरवी संपत्ति तथा क्रेडिट कार्ड के कर्ज को चुकाने के लिए काम करते हैं। फिर वो अपने बच्चे को ये सलाह देते हैं कि उन्हें मन लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छे नंबर लाने चाहिए और किसी सुरक्षित नौकरी की तलाश करनी चाहिए। वो पैसे के बारे में कभी कुछ नहीं सीखते और इसीलिए वो जिंदगी भर कड़ी मेहनत करते रहते हैं। यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। इसे चूहा दौर कहते हैं। लेखक कहते हैं चूहा दौर से निकलने के एक ही तरीका है, वह यह कि आप अकाउंट्स और इन्वेस्टमेंट दोनों क्षेत्रों में निपुण हो जाए। दिक्कत यह है कि इन दोनों ही विषयों को बोरिंग और कठिन माना जाता है। मैं खुद एक CPA हूँ और मैंने बिग 8 अकाउंटिंग फर्म के लिए काम किया है। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि रॉबर्ट ने इन दोनों बोरिंग और कठिन विषयों को सीखना कितना रोचक, सरल और रोमांचक बना दिया था। सीखने की प्रक्रिया इतनी अच्छी तरह छुपा ली गई थी कि जब हम चूहा दौर से बाहर निकलने के लिए जी जान लगा रहे थे तो हमें यह ध्यान ही नहीं रहा कि हम कुछ सीख रहे थे। शुरू में तो हम एक नए शैक्षणिक खेल का परीक्षण कर रहे थे, परंतु जल्दी ही इस खेल में मुझे और मेरी बेटी को मज़ा आने लगा। खेल के दौरान हम दोनों ऐसे विषयों पर बात कर रहे थे जिनके बारे में हमने पहले कभी बातें नहीं की थी। एक लेखापाल होने के कारण इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट से जुड़ा खेल खेलने में मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। मैंने खेल के नियम और इसकी बारीकियां समझाने में अपनी बेटी और दूसरे लोगों की मदद भी की। उस रोज मैं चूहा दौर से सबसे पहले बाहर निकली और केवल मैं ही बाहर निकल पाई। बाहर निकलने में मुझे 50 मिनट का समय लगा, हालांकि खेल लगभग 3 घंटे तक चला। मेरी टेबल पर एक बैंकर बैठा था, इसके अलावा एक व्यवसायी था और एक कंप्यूटर प्रोग्रामर भी था। मुझे यह देखकर बहुत हैरत हुई कि इन लोगों को अकाउंटिंग या इन्वेस्टमेंट के बारे में कितनी कम जानकारी है, जबकि ये विषय इनकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मेरे मन में यह सवाल भी उठ रहा था कि वो असल ज़िंदगी में अपने पैसे, धेड़े के कारोबार को कैसे संभालते होंगे। मैं यह समझ सकती थी कि मेरी 19 साल की बेटी क्यों नहीं समझ सकती, पर ये लोग तो इससे दोगुनी उम्र के थे और इन्हें ये भी बातें समझ में आनी चाहिए थी। चूहा दौर से बाहर निकलने के बाद मैं 2 घंटे तक अपनी बेटी और उन शिक्षित अमीर वयस्कों को पासा फेंकते और अपना बाजार फैलाते देखती रही। हालांकि मैं खुश थी कि वो लोग कुछ नया सीख रहे थे, लेकिन इस बात से बहुत परेशान और विचलित भी थी कि वयस्क लोग सामान्य अकाउंटिंग और इन्वेस्टमेंट के मूलभूत बिंदुओं के बारे में कितना कम जानते थे। उन्हें अपने इनकम स्टेटमेंट और अपनी बैलेंस शीट के आपसी संबंध को समझने में ही बहुत समय लगा। अपनी संपत्ति खरीदते और बेचते समय उन्हें ध्यान ही नहीं रही कि हर सौदे से उनके महीने की आमदनी पर असर पड़ रहा है। मैंने सोचा असल जिंदगी में ऐसे करोड़ों लोग होंगे जो पैसे के लिए सिर्फ इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये दोनों विषय कभी नहीं पढ़े। मैंने मन में सोचा भगवान का शुक्र है कि हमें मज़ा आ रहा है और हमारा लक्ष्य खेल में जीतना है। जब खेल ख़त्म हो गया तो रॉबर्ट ने हमें 15 मिनट तक कैश फ्लो पर चर्चा करने और इसकी समीक्षा करने के लिए कहा। मेरी टेबल पर बैठा व्यवसायी खुश नहीं था, उसे खेल पसंद नहीं आया था। मुझे यह सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसने ज़ोर से कहा।
मेरे पास इन सब के लिए अकाउंटेंट, बैंकर और वकील है जिन्हें यह सब मालूम है। रॉबर्ट का जवाब था, क्या आपने गौर किया है कि ऐसी बहुत से अकाउंटेंट हैं जो अमीर नहीं हैं, और ऐसे हल बैंकर्स, वकील, स्टॉक ब्रोकर्स और रियल एस्टेट ब्रोकर्स का भी है। वो बहुत कुछ जानते हैं और प्रायः वो लोग स्मार्ट होते हैं, परंतु उनमें से ज़्यादातर अमीर नहीं होते। चूँकि हमारे स्कूल हमें वह सब नहीं सिखाते जो अमीर लोग जानते हैं, इसीलिए हम इन लोगों से सलाह लेते हैं। परंतु एक दिन जब आप किसी हाईवे पर कार से जाते हैं, आप ट्रैफिक जाम में फंस जाते हैं, आप बाहर निकलने के लिए छटपटाते हैं। जब आप अपनी दाईं तरफ देखते हैं तो वहां आप देखते हैं कि आपका अकाउंटेंट भी उसी ट्रैफिक जाम में फंसा हुआ है। फिर आप अपनी बाईं तरफ देखते हैं और आपको वहां आपका बैंकर्स भी उसी हाल में नज़र आता है। इससे आपको हालत का अंदाज़ा हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामर भी इस खेल से प्रभावित नहीं हुआ था। यह सीखने के लिए मैं सॉफ्टवेयर खरीद सकता हूँ। बैंकर जरूर प्रभावित हुआ था। मैंने स्कूल में अकाउंटिंग सीखी थी, परंतु मैं अब यह नहीं समझ पाया था कि इसे असल ज़िंदगी में किस तरह काम में लाया जाए। मैं समझ गया हूँ मुझे चूहा दौर से बाहर निकलने के लिए खुद को तैयार करने की ज़रूरत है। परंतु मेरी पुत्री के विचारों से मैं सबसे ज़्यादा रोमांचित हुई। उसने कहा, मुझे सीखने में बड़ा मज़ा आया। मैंने इस बारे में बहुत कुछ सीखा कि पैसे असली में किस तरह काम करता है और इसका निवेश किस तरह करना चाहिए। फिर उसने आगे कहा, अब मैं जानती हूँ कि मैं अपने काम करने के लिए किस तरह का व्यवसाय चुनूंगी, और यह व्यवसाय चुनने का कारण नौकरी की सुरक्षा, उससे मिलने वाले फायदे या तनख्वाह नहीं होंगे। अगर मैं इस खेल में सिखाई जाने वाली बातें सीख जाती हूँ तो मैं कुछ भी करने के लिए आज़ाद हूँ, और वह सीखने के लिए आज़ाद हूँ जो मैं दिल से सीखना चाहती हूँ। अभी तक मुझे उस चीज़ को सीखना पड़ता था जिससे मुझे नौकरी पाने में मदद मिले। अगर मैं यह खेल सीख जाती हूँ तो मुझे नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की ज़्यादा चिंता नहीं होगी, जैसे कि मेरी बहुत सी सहेलियाँ को होती हैं। खेल खत्म होने के बाद मुझे रॉबर्ट से बात करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला। हमने उनकी योजना पर आगे बातें करने के लिए बाद में मिलने का फैसला किया। उनका तो मैं जानती थी कि इस खेल में के बहाने रॉबर्ट यह चाहते थे कि लोगों में पैसे की बेहतर समझ विकसित हो जाए। यही कारण था कि मैं उनकी योजनाओं के बारे में ज़्यादा जानने के लिए उत्सुक थी। मेरे पति और मैंने रॉबर्ट और उनकी पत्नी के साथ अगले हफ्ते फॉर डिनर मीटिंग रख ली। हालांकि यह हमारा पहला सामाजिक मेलजोल था, फिर भी हमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हम एक दूसरे को बरसों से जानते हो। हमने पाया कि हम में बहुत सी बातें एक जैसी हैं। हमने बहुत से विषयों पर बातें की, खेल, नाटकों, रेस्तरां और सामाजिक आर्थिक विषयों पर। हमने बदलती हुई दुनिया के बारे में भी बातें की। हमने इस मुद्दे पर बहुत समय तक विचार किया कि ज़्यादातर अमेरिकी कैसे अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत कम पैसा बचा पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं बचा पाते। हमने सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर की लगभग दिवालिया हालत पर भी विचार किया। क्या हमारे बच्चे को 7.5 करोड़ वृद्ध लोगों को रिटायरमेंट के लिए टैक्स चुकाना होगा? हम हैरान थे कि लोग पेंशन योजना के भरोसे बैठकर कितना बड़ा खतरा मोल रहे हैं। रॉबर्ट की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि अमीरों और गरीबों के बीच फासला लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसा न सिर्फ अमेरिका में हो रहा है बल्कि पूरी दुनिया में हो रहा है। रॉबर्ट स्वशिक्षित और स्वनिर्मित व्यवसायी थे। वो दुनिया भर में निवेश कर चुके थे और 47 वर्ष की उम्र में रिटायर होने में सफल हो गए थे। वो काम इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें भी
वही चिंता थी जो मुझे अपने बच्चे को लेकर सता रही थी। वो जानते हैं कि दुनिया बदल चुकी है, परंतु उसके बावजूद शिक्षा पद्धतियाँ बिल्कुल भी नहीं बदलती थी। रॉबर्ट के अनुसार बच्चे सालों तक दकियानुसी शिक्षा पद्धति में अपना समय गुजारते हैं और ऐसे विषय पढ़ते हैं जो उनके जीवन में कभी भी कहीं भी काम नहीं आने वाला है, और वो ऐसी दुनिया के लिए तैयार करते हैं जिसका अब नामो निशान भी नहीं बचा है। अब आज आप किसी भी बच्चे को जो सबसे खतरनाक सलाह दे सकते हैं वह यह है, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और कोई सुरक्षित नौकरी ढूंढो। उन्होंने कहा, यह पुरानी सलाह है और यह खराब सलाह है। अगर आप यह देख सकते हैं कि एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका में क्या हो रहा है, तो आप भी इतनी ही चिंतित होंगे जितना कि मैं। रॉबर्ट के अनुसार यह बुरी सलाह है। लेखक कहते हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे को भविष्य आर्थिक रूप से सुरक्षित हो, तो आप पुराने नियमों के सहारे नए खेल को नहीं खेल सकते। यह बहुत खतरनाक होगा। मैंने इससे पूछा कि पुराने नियमों से इसका क्या मतलब है, तो मेरी तरह के लोग अलग अलग तरह के नियमों से खेलते हैं और आपकी तरह के लोग पुराने नियमों की लीक पर ही चलते रहते हैं। उन्होंने कहा, क्या होता है जब कोई कॉरपोरेट स्टाफ कम करने की घोषणा करता है, लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, परिवार तबाह हो जाते हैं, बेरोजगारी बढ़ जाती है। हाँ, परंतु कंपनी पर इसका असर पड़ता है, खासकर जब वह कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में दर्ज हो। जब स्टॉक कम करने की घोषणा होती है तो स्टॉक की कीमत बढ़ जाती है। मैंने कहा, जब कंपनी तनख्वाह का खर्च कम करती है, अपने स्टाफ को कम करती है, तो बाजार इस बात को पसंद करता है, ऐसा चाहे स्टाफ कम करके किया जाए या कंप्यूटर के माध्यम से किया जाए। उन्होंने कहा, आप ठीक कह रही हो, और जब स्टाफ की कीमतें स्टॉक की कीमतें बढ़ती है तो मेरी तरह के लोग, यानी जिनके पास उस कंपनी के शेयर होते हैं, वो ज़्यादा अमीर हो जाते हैं। अलग तरह के नियमों से मेरी यही आशय था, कर्मचारी हारते हैं, मालिक और निवेशक जीतते हैं। रॉबर्ट कर्मचारी और मालिक के बीच के फर्क को समझा रहे थे। यह फर्क था अपनी किस्मत पर खुद अपना नियंत्रण होना या फिर अपनी किस्मत पर किसी दूसरे का नियंत्रण होना। परंतु ज़्यादातर लोग यह नहीं समझ पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मैंने कहा, उन्हें लगता है कि यह ठीक नहीं है। उसका जवाब था, इसीलिए तो बच्चों से यह कहना मूर्खता है, अच्छी शिक्षा प्राप्त करो। यह सोचना मूर्खता है कि स्कूल में दी जा रही शिक्षा से बच्चे उस दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसमें वो कॉलेज के बाद पहुंचने वाले हैं। हर बच्चे को ज़्यादा शिक्षा की ज़रूरत है, एक अलग तरह की शिक्षा की, और उन्हें एक नियम को जानने की ज़रूरत है, अलग तरह के नियमों को जानने की। धन के कुछ नियम होते हैं जिनसे अमीर लोग खेलते हैं, और धन के कुछ और नियम होते हैं जिनसे बाकी 95% लोग खेलते हैं। और ये 95% लोग उन नियमों को अपने घर और स्कूल में सीखते हैं। इसीलिए आजकल किसी बच्चों से यह कहना खतरनाक है कि मन लगाकर पढ़ो और अच्छी नौकरी खोजो। आज बच्चे को अलग तरह की शिक्षा की ज़रूरत है, और आज की शिक्षा नीति उन्हें कुछ मूलभूत बातें नहीं सिखा पा रही है। यही कारण है कि 95% लोग सिर्फ 5% पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, जबकि 5% लोग 95% पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लासरूम में कितने कंप्यूटर रखे हैं या स्कूल कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। जब शिक्षा नीति में वह विषय ही नहीं है तो उसे किस तरह पढ़ाया जा सकता है। अब सवाल यह उठता है कि किस तरह माता पिता अपने बच्चे को वह सिखा सकते हैं जो
वो स्कूल में नहीं सीख पाते। आप अपने बच्चों को अकाउंटिंग किस तरह सिखाते हैं? क्या इससे वो बोर नहीं हो जाते? और आप उन्हें किस तरह निवेश करना सिखाएंगे जब आप एक पालक के रूप में आप खुद निवेश के खतरे से डरते हैं? अपने बच्चों को सुरक्षित जीवन के लिए तैयार करने के लिए के बजाय मैंने यह बेहतर समझा कि उन्हें रोमांचक जीवन के लिए तैयार किया जाए। तो आप किस तरह किसी बच्चे को धन और उन सब चीज़ों के बारे में सिखा सकते हैं जिन पर हमने अभी विचार किया है? मैंने रॉबर्ट से पूछा। हम किस तरह से माता पिता के लिए आसान बना सकते हैं, खासकर तब जब उन्हें खुद ही इसकी समझ ना हो? उन्होंने कहा, मैंने इस विषय पर एक पुस्तक लिखी है। वह पुस्तक कहाँ है? मैंने पूछा। मेरे कंप्यूटर में है, लेखक ने बताया। यह वर्षों से वही बिखरी पड़ी है। मैं कभी कभार उसमें कुछ बातें जोड़ देता हूँ, परंतु मैं आज तक उसे कभी इकट्ठा नहीं कर पाया। मैंने इस पुस्तक को तब लिखना शुरू किया था जब मेरी पहली पुस्तक बेस्ट सेलर हो गई थी, परंतु मैं अभी तक अपनी नई पुस्तक को पूरा नहीं कर पाया हूँ। यह अभी भी खंडों में है और वह पुस्तक निश्चित रूप से खंडों में ही थी। उन बेहतरीन खंडों को पढ़ने के बाद मैंने यह फैसला किया कि पुस्तक निश्चित रूप से बेहतरीन थी और समाज में इसकी बहुत ज़रूरत थी, खासकर ऐसे समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। हम दोनों तत्काल इस निर्णय पर पहुँचे कि मैं रॉबर्ट को पुस्तक में सह लेखक बन जाऊं। मैंने उनसे पूछा कि इनके विचार से किसी बच्चे को कितना वित्तीय शिक्षा की ज़रूरत होती है। उन्होंने कहा कि यह बच्चे पर निर्भर करता है। अपने बचपन में ही उन्होंने यह जान लिया था कि वो अमीर बनना चाहते थे और उन्हें एक ऐसी पिता स्वरूप व्यक्ति मिल गए थे जो अमीर थे और जो उनका मार्गदर्शन करने के इच्छुक भी थे। रॉबर्ट का कहना था कि शिक्षा ही सफलता की नींव है। जिस तरह स्कूल में सीखी गई बातें बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह धन संबंधित समझ और बोलने की कला भी महत्वपूर्ण होती है। आगे की कहानी रॉबर्ट के दो डैडियों के बारे में है, जिनमें से एक अमीर और दूसरे गरीब हैं। उनके जरिए रॉबर्ट उन रहस्यों को बताएंगे जो उन्होंने अपने जीवन में सीखे हैं। दोनों डैडियों के बीच के अंतर का एक खास बात उजागर करता है। इस पुस्तक को मैंने बढ़ाया है, इसमें कुछ जोड़ा और घटाया है और इसे व्यवस्थित करने का काम किया है। जो अकाउंटेंट इस पुस्तक को पढ़े, उनसे मेरा यह अनुरोध है कि वो अपने किताबी ज्ञान को इस तरह रख दे और अपने दिमाग में रॉबर्ट के सिद्धांतों को घुस जाने दे। हालांकि उनमें से कोई सिद्धांत पहली नज़र में गलत लगेंगे, अकाउंटेंट के सिद्धांतों को बुनियादी बातों की चुनौती देते लगेंगे, परंतु यह याद रखें कि वो एक महत्वपूर्ण दृष्टि देते हैं कि किस तरह सच्चे निवेशक अपने निवेशक के फैसले को विश्लेषण करते हैं। जब हम अपने बच्चे को स्कूल जाने, मेहनत से पढ़ने और अच्छी नौकरी पाने की सलाह देते हैं तो अक्सर हम ऐसा सांस्कृतिक आदतों के कारण करते हैं। ऐसा करना हमेशा सही चीज़ मानी गई है। जब मैं रॉबर्ट से मिली तो उनके विचारों ने शुरू में मुझे चौंका दिया। दो डैडियों के साथ पले बढ़े रॉबर्ट के सामने दो अलग अलग लक्ष्य होते थे। उनके पढ़े लिखे डैडी उन्हें कॉरपोरेशन में नौकरी करने की सलाह देते थे, उनके अमीर डैडी उन्हें कॉरपोरेशन का मालिक बनने की सलाह देते थे। दोनों ही कामों में शिक्षा की ज़रूरत थी, परंतु पढ़ाई के विषय बिल्कुल अलग अलग थे। पढ़े लिखे डैडी रॉबर्ट को स्मार्ट बनने के लिए प्रोत्साहित करते थे। अमीर डैडी रॉबर्ट को यह जानने के लिए प्रोत्साहित करते थे कि किस तरह स्मार्ट लोगों की सेवाएं ली जाए। दो डैडियों के होने के कई समस्याएं भी पैदा हुई। रॉबर्ट के असली डैडी हवाई राज्य में शिक्षा प्रमुख थे,
जब रॉबर्ट 16 साल के हुए तो उन्हें इस बात की कोई खास चिंता नहीं सता रही थी कि अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिले तो तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी। वो पहले से ही जानते थे कि उनके कैरियर का लक्ष्य था कॉरपोरेशन का मालिक बनना, न कि उसमें नौकरी करना। सच तो यह है कि अगर हाई स्कूल में समझदार और मेहनती परामर्शदाता नहीं मिला होता तो रॉबर्ट कभी कॉलेज भी नहीं गए होते। इस बात को मानते हैं। वो दौलत कमाने के लिए बेताब थे, परंतु वो आखिरकार मान ही गए कि कॉलेज की शिक्षा से भी उन्हें फायदा हो सकता है। दरअसल इस पुस्तक के दिए गए विचारों शायद बहुत से माताओं पिताओं को क्रांतिकारी और अति संयोगपूर्ण लगेंगे। कई लोगों को तो अपने बच्चे को स्कूल में रखने में ही काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है, परंतु बदलते हुए समय को देखते हुए हमने एक और जोखिम भरे विचारों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। अपने बच्चे को कर्मचारी बनने की सलाह देने का मतलब यह है कि हम उन्हें जिंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई से इनकम टैक्स व और भी न जाने कितने टैक्स चुकाने की सलाह देते हैं, और इसके बाद भी पेंशन की कोई गारंटी नहीं होती। और यह सच है कि आज के ज़माने में टैक्स किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा खर्च है। हकीकत में ज़्यादातर परिवार तो जनवरी से आधी मई तक सिर्फ अपनी टैक्स चुकाने के लिए ही सरकार की नौकरी करते हैं। आज नए विचारों की बहुत ज़रूरत है और यह पुस्तक हमें नए विचार देती है। रॉबर्ट का दावा है कि अमीर लोग अपने बच्चे को अलग तरह की शिक्षा देते हैं। वो अपने बच्चे को घर पर सिखाते हैं। डाइनिंग टेबल पर हो सकता है कि वह विचार न हो जिन पर आप अपने बच्चे को साथ बातें करते हो, परंतु उन पर नज़र डालने के लिए धन्यवाद। और मैं आपको सलाह देती हूँ कि आप खोज करते हैं एक माँ और एक सीपीओ होने के नाते कि मैं तो यही सोचती हूँ कि अच्छे नंबर लाना और एक बढ़िया नौकरी पा लेना एक पुराना विचार है। हमें अपने बच्चे को नए तरह के विचार देने होंगे। हमें उन्हें अलग तरह के शिक्षा देनी होगी। शायद हम अपने बच्चे को यह सिखाएं कि अच्छे कर्मचारी होने के साथ साथ वो अपना खुद का निवेश कॉर्पोरेशन भी खोल सके। दोनों का यह तालमेल बढ़िया रहेगा। यह माँ होने के नाते मुझे उम्मीद है कि यह पुस्तक सभी अभिभावकों के लिए फायदेमंद होगी। रॉबर्ट लोगों को यह बताना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले तो अमीर बन सकता है। अगर आप एक माली या गेट कीपर हैं या पूरी तरह बेरोजगार हैं तो भी आप में खुद की और अपने परिवार के लोगों को धन संबंधित बातें सिखाने की काबिलियत है। यह याद रखें कि धन संबंधित वृद्धि वह दिमागी तरीका है जिससे वह अपनी धन संबंधित समस्याओं को सुलझाते हैं। आज हम ऐसी विश्वव्यापी तकनीकी परिवर्तनों का सामना कर रहे हैं जिनका सामना हमने आज से पहले कभी नहीं किया। किसी के पास भी जादू की पुड़िया नहीं है, परंतु एक बात तो तय है, ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आने वाली है जो हमारे यथार्थ से परे है। कौन जाने भविष्य हमारे लिए क्या लाता है। जो भी हो, हमारे पास दो मूलभूत विकल्प मौजूद हैं। या तो हम सुरक्षा की राह पर चले या फिर हम स्मार्ट बनकर खुद को धन संबंधित क्षेत्रों में शिक्षित करें और अपने बच्चे को धन संबंधित प्रतिभा को भी जागृत करें। दोस्तों, अभी तक जो मैंने आपको बताया ये शेरान लेक्टर के द्वारा लिखी गई थी, जो कि रिच डैड पुअर डैड किताब को रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा मिलकर लिखे हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे इस किताब का लेसन 1 यानी कि अध्याय 1
जो कि कहता है रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा रिच डैड पुअर डैड बुक, जो कि अगले भाग में हम जानेंगे।